नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज से दरोगा का टेस्ट भी शुरू हो रहा है यूट्यूब पे फ्री में सब कुछ। और ये जो सीरीज़ करवा रहा हूँ, सिर्फ टेस्ट आप अच्छे से देते हैं ना तो आपको 65 से 70 क्वेश्चन, सही सुन रहे हैं, 65 से 70 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिखेगा। ये जो पूरा टेस्ट का जो पैकेज है ये 50 टेस्ट का है ना। पिछले बार मैंने 25 टेस्ट करवाया था आपको, और उसमें आपने देखा होगा कि 45 से 50 क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट से आ गया था। इस बार और काम किया गया है, डबल कर दिया हूँ। तो इसमें मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन ही कर दिया हूँ कि भाई जितने भी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी पे आधारित सारे क्वेश्चन हैं। साथ में जहाँ से बिहार दरोगा में क्वेश्चन उठा के पूछते हैं जिस टॉपिक से, उसी टॉपिक से क्वेश्चन भी लिया गया है। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस अपडेटेड हैं, आप सबको पता होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका 100 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है। इसका कट ऑफ भी मैं लास्ट में बता दूंगा, है ना। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मैं ये जो टेस्ट करवाता हूँ तो यार इसका एक्सप्लेनेशन नीचे में दे देता हूँ पीडीएफ में, ठीक है ना। अभी तो मैं करवाऊँगा ही डिटेल में, साथ में इसका जो एक्सप्लेनेशन रहता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे ज़रूर प्रिंट आउट करवा लीजिएगा सारे टेस्ट को, और तब आप में जो है बहुत अच्छे से निखार आएगा। और निखार आएगा तो डेफिनेटली एक सीट कंफर्म हो जाएगा। सिर्फ आप एग्ज़ाम ही नहीं पास करोगे बल्कि टॉपर बनोगे। तो 2 काम करना है। पहला काम, अपना सारे सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और दूसरा काम करना है टेस्ट, और टेस्ट आपको अब डेली लगाना है, मैं आपको डेली करवाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, तो रंध्र खुलते या बंद होते हैं। और ये अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आराम से क्वेश्चन बनाओगे। आंसर दीजिएगा जो लोग बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो टिक कर रहे हो सी सही है। अब ये रंध्र क्या होता है ज़रा सा समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मान लो कि ये पत्ती है ना, ये पत्ती है और पत्ती का ये डंठल है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे छिद्र होता है ना, यहाँ पे पत्ती में इस तरीके से ये रंध्र ही होता है। इसका काम क्या होता है सर, अभी बता दूंगा, थोड़ा सा पैसेस रखिए। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र आपको दिखेगा ना, ये नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। अच्छा, रंध्र को ना यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो है भाई, क्या नाम है इसका, आप कहेंगे सर इसका नाम है रंध्र। इंग्लिश में इसे अस्टोमेटा कहते हैं ना, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, अस्टोमेटा इंग्लिश में कहते हैं। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर इसका डेफिनेशन बता दीजिए रंध्र का, अस्टोमेटा का। तो भाई साहब, कोशिका में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण अस्टोमेटा जो है, मतलब कि रंध्र खुलते या बंद होते हैं। अस्टोमेटा या हिंदी में जिसे रंध्र कहते हैं का खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस का क्या होगा, विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, और जल संतुलन को नियंत्रित किया जाता है। बायोलॉजी वाला क्लास में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। और इस प्रक्रिया को देखा जाए तो 2 मुख्य निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल। मैंने पढ़ाया था ना, सेल जब पढ़ाया था आप लोगों को, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, गार्ड सेल कहते हैं। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्या है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। अब कहिएगा सर ये कौन सा क्वेश्चन, ये भी मेरे भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इधर उधर नहीं मिलेगा। तो हाँ, जो लोग आंसर टिक कर रहे हो बी प्लास, यहाँ पे गलती मत करिएगा, प्लास्टिड नहीं होगा, ये प्लाजिम्ड होगा। प्लाजिम्ड इज द राइट आंसर। प्लासिड्म होगा। हालांकि यहाँ पे ये प्लाजिम्ड होता है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में इन्होंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पे जॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे लिख दो प्लाजिम्ड होता है। और ये जो प्लाजिम्ड की मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो स्टार्टिंग का, जो पूरे तरीके से विकसित कोशिका नहीं होता है, उसमें ये रहता है। और इनका प्रयोग वेक्टर के रूप में आनुवंशिकी अभियंत्रिकी में किया जाता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन अभी आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत आसान है, डायग्रामिकली मैं समझाया हूँ, है ना। चलो
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, बताओ। कवक पौधे में नहीं पाया जाता, जो फंगी होता है ना उसमें क्या नहीं पाया जाता? तो डेफिनेटली आप कहेंगे सर कवक में ये पर्णहरित क्या होता है, मतलब कि इसमें हरित लवक रहित होता है, नहीं होता है, तो आप कहेंगे पर्णहरित होता है ये। तो जो लोग आंसर टिक कर रहे हो सी बिल्कुल सही है। कवक हरित लवक रहित क्या है? संकेंद्रीय, संवहनीय, उत्तक उत्तक रहित थाइलोफाइटा है, आप सबको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बोला था कि कवक का अध्ययन भी आपको ध्यान रख लेना फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो कवक का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इसे हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। ये प्रश्न पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये क्या होते हैं? क्योंकि भोजन अगर खुद नहीं बनाएगा तो ये विविध पोषी, कई बार पूछता है ये देके। तो कवक ना क्या होता है सर? विविध पोषी होता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है। क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, क्योंकि भोजन तभी स्वयं बना पाएगा जब इसमें हरित लवक हो। ये तो पर्ण हरित है ना, हरित लवक रहित है, इसमें हरित लवक है ही नहीं, तो इसलिए अपना भोजन नहीं बना पाता है। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोगों को। क्योंकि ये जो टाइम है आपके पास लगभग देखा जाए तो 60, ये एग्ज़ाम कंफर्म है आप लोगों का दिसंबर में होने जा रहे हैं, तो ये क्रूशियल टाइम है। अभी जो है 55-60 दिन है, इसमें सही कंटेंट सही चीज़ें आपको मिल जाएगा तो 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही चीज़ें हम आपके लिए लेके आए भी है ना, एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपको कंप्लीट क्लास, और सबसे बड़ी बात है कि आपको सारे सेक्शन का नोट्स भी मिल जाता है, हैंड रिटेन नोट्स, हाथ से लिखा हुआ, डायग्रामिकली और पिक्टोरियल फॉर्म में। और सबसे बड़ी बात है कि उसी नोट्स का आपको वीडियो भी मिल जाता है। और इससे अच्छी बात क्या होता है, मान लो कि आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में मान लो कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो 15 वीडियो में पूरा फिजिक्स कंप्लीट है, और वीडियो का लेंथ 30 से 35 मिनट का है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे सेक्शन में वैसा ही है। तो इसलिए आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो रूट वाइज में ये क्लास हो रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, इसमें आपको सिर्फ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1099 इसका फी है, और इसमें 20 टेस्ट भी शामिल है, समझ रहे हैं ना। और इसका फी मात्र 1099 है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपको करना ये है, ये नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके सेम नंबर पे भी भेज सकते हैं, या फिर आप ये जो आप नंबर देख रहे हैं 93 नंबर, उस पर भेजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। आपके सर जो क्लास हो गया है, तो भाई जैसे ही मैं आपको बैच में जोड़ूंगा ना, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो पिछले क्लासेज और कंप्लीट पीडीएफ भी आपको दिख जाएगा, कैसे क्लास करना है, कैसे सारी चीज़ें वो बैच में बताया गया है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो करिए, सारे सब्जेक्ट एक जगह तैयार हो रहा है ना। आप जाहिर सी बात है, आप तो 65 मतलब कि 50-55 दिन में इसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसमें सालों का मेहनत है, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। हाँ, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कि सर सिर्फ मुझे टेस्ट ज्वाइन करना है, तो भाई देखो आज से टेस्ट शुरू हो रहा है ना। और इसमें टोटल 50 टेस्ट है, 50, और ये 50 सेक्शनल नहीं है, फुल टेस्ट है ना। ये फ्रेंड्स फुल लेंथ टेस्ट है आपका, ठीक है, 50 टेस्ट। और इसका फी कर दिया हूँ मात्र 499। मार्केट में बुक लेने जाओगे तो 20 या 25 सेट रहता है, वो 250-300 में आपको मिलता है। यहाँ पे अपडेटेड डेली आपको टेस्ट मिलेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और जिसमें टोटल 50 टेस्ट है। तो आपके लिए एकदम गोल्डन ऑप्शन है। आइए एक जगह टेस्ट दीजिए, एक जगह पर ये सब कुछ है। टेस्ट का टाइमिंग यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, और इसका कंप्लीट पीडीएफ भी विद एनालिसिस के साथ मिलता है टेस्ट का, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से सारा टेस्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और न्यू अपडेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पे मैं सारे इन्फॉर्मेशन तो बताई दिया, नंबर वही है, इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, पेमेंट का नंबर भी यही है, या फिर कॉल का नंबर ये भी है, तो दोनों में से किसी एक नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हालांकि मैं आपको सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। निम्न में से संवहनी पौधे को चुनना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर संवहनी पौधा क्या होता है? पहले आप लोग जवाब दीजिए, कौन होगा आंसर। हाँ, जो लोग टिक कर रहे हो भाई साहब फर्न, बिल्कुल सही राइट आंसर है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो संवहनी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें, ध्यान रखना, ये लाइन को ध्यान रखना, कभी नहीं क्वेश्चन गलत होगा। जाइलम और फ्लोएम, नाम जरूर सुना होगा, बहुत कायदे से बायोलॉजी में पढ़ाया हूँ, है ना। जाइलम और फ्लोएम नामक क्या होता है? विशेष ऊतक होता है फ्रेंड्स, है ना। एक विशेष इसमें ऊतक होता है, जो क्या करेगा, जाइलम और फ्लोएम क्या करेगा, पूरे पौधे में पानी और खनिज साथ में पोषक तत्व का संचरण में मदद करता है। बहुत कायदे से आपने पढ़ा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, संवहनी पौधे में ये चीज़ होता है।
अब थोड़ा सा फर्न के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो फर्न जो है ना, यह एक अपुष्पक पौधा है। इसको देखा जाए तो जड़, तना, पत्ती आदि में बांटा जा सकता है। यह जो है बीजाणुधानी से क्या होता है, दोबारा सुनिए, यह बीजाणुधानी से बीजाणु उत्पन्न करता है। इससे नए पौधे की उत्पत्ति होती है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और फर्न क्या है, एक संवहनी पौधा है। वास्तव में संवहनी पौधे उन पौधों को कहते हैं, अभी अब मैं आपको बताया ना, जिनमें जल और खनिजों को जो है भूमि से पादपों के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए अनेक ऊतक मैंने आपको बताया हूँ, जिसमें जाइलम और फ्लोएम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये सारी चीज़ें पीडीएफ में लिख भी दिया हूँ, रिवीजन कर लेना। दरोगा में इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से उठा के, आगे भी पूछे जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन बनाओ। कुछ लोग बोल रहे थे ना कि सर 100 क्वेश्चन आप ना 20 से 25 मिनट में करवा दीजिए, मतलब कि उसका मनसा यही है कि मैं ABC करके बताते जाऊँ। भाई फिर क्या फ़ायदा टेस्ट देने से, जब तक आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट नहीं देते हो। तो मैं कोशिश करूँगा हालांकि फास्ट में करवाने का। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका जवाब सभी लोग जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि टीनिया सोलियम को समान रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसे काट लो, कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ इसे हम लोग कहते हैं पोर्क। नाम जरूर सुना होगा, इसे हम लोग कहते हैं भैया पोर्क। पोर्क टेप वार्म है ना, टेप वार्म क्यों कहते हैं भाई? जो लोग आंसर यहाँ पे टिक किए हो बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जो कि टीनिया सोलियम को जो है सामान्यतः पोर्क टेप वर्म, जिसे हम लोग सुअर मांस की फीता, अच्छा इसे हम लोग जो कहते हैं सुअर, लिख ही देता हूँ, जस्ट वेट, सुअर मांस के फीता कृमि है ना। मुझे पता है ना कि आपको लगेगा कि सर ये बड़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है भाई, आता है। और टेप वर्म का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये कौन से संघ में आता है, कितने लोग को पता है, और ये किस संघ में आता है? तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ है ना। प्रश्न पूछता है तो प्ले टी हेल मेंथिस वर्ग में ये आता है। ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है भाई आपका लौंग हो गया। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जवाब देंगे कि फूल और कली से प्राप्त होता है ना। किससे प्राप्त होता है सर? फूल की कली से, बोल दीजिए फूल की कली से, या फिर कली रहता है ना, फूल नहीं रहता है, सिर्फ कली लिखा रहता है, तो वो भी आंसर टिक कर सकते। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, और डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा कई बार ना पूछ देता है, जो लौंग होता है ना, आप बताओ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, जो होता है ना ये किस कुल का पौधा है? तो मैं आपको बता दूँ, यह जो है मटेंसी ना, सही नाम सुन रहे हैं, नाम ही यही इसका है, मटेंसी कुल के जो है ये पौधा है। प्रश्न पूछता है, ध्यान में रखिएगा। लौंग का काम क्या होता है आप लोग सभी समझ ही रहे हैं ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पानी के तनाव के कारण जब रंध्र, क्या रंध्र मतलब वही स्टोमेटा, अभी मैं बोला हूँ ना कि पत्ती में होता है ये, ठीक है ना, पत्ती में रंध्र होता है, मैं बोला हूँ इस तरीके से रंध्र होता है। तो कह रहा है कि पानी के तनाव से रंध्र जो है स्टोमेटा बंद होता है, तब क्या उत्पन्न होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा एसिड है ना उत्पन्न होता है, और ये बड़ी जो है क्या होता है, इंटरेस्टिंग है, प्रश्न पूछता है। बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा है ना। ऑब्सेसिक अम्ल जो है यहाँ पे उत्पन्न होता है मेरे भाई। क्यों होता है आप कहिएगा सर, इसका काम क्या है? ये जो एसिड है ऑब्सेसिक एसिड ना, इसका काम होता है ये पौधे के विकास में, ठीक है, पौधे के विकास, ध्यान रखिएगा, पौधे के विकास में, या फिर पौधे के विकास में भाग लेता है, या फिर पौधे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बीज के अंकुरन में इसका बहुत भूमिका भी होता है, इसका है ना, ऑब्सेसिक एसिड का। बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान है, अब पता चल गया आपको, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? प्लीहा हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा, जो कि प्लीहा केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। प्लीहा जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, तो पेट के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। जो स्टोमिक होता है ना, उसके ऊपरी बाएं भाग में। बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा है इसे। अगला क्वेश्चन है भाई, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होगा? तो डेफिनेटली आप लोग इसका आंसर दोगे, सी हो जाएगा है ना, आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क का जो है द्रव्यमान कितना होता है? मतलब कि इसका द्रव्यमान से मतलब होगा वजन कितना होता है, इसे ध्यान रखो है ना। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ से लगभग 1350 ग्राम हो जाएगा। ये 17 का क्वेश्चन है, पूछता है, ध्यान रखिएगा। कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी डाइस में है, कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो भाई इंडिया का मैप में आपको डुबा के पढ़ाया हूँ, इंडियन ज्योग्राफी।
और ज्योग्राफी जैसे हालांकि जो भी सब्जेक्ट पढ़ चुके एक भी सेक्शन से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मैं आपको डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाता हूँ, आप सबको पता ही होना चाहिए और यही कारण है कि आप लोग रिजल्ट देते हो यार, है ना। देखो कन्याकुमारी यहाँ पे है, आप सबको पता है, तो किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे केरल है और यहाँ पे तमिलनाडु है। आप देखो कन्याकुमारी यहाँ पे तो केरल यहीं तक है, नीचे में यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है यहाँ तक, इस कोना तक, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, कितने लोग टिक करोगे, तमिलनाडु। हाँ बिल्कुल यहाँ पे तमिलनाडु होगा मेरे भाई, तमिलनाडु में। ये इस तरह का क्वेश्चन देखो केरल भी ऑप्शन में दे देता है। देखो यहाँ पे ये जो आप दक्षिण भारत है तो यहाँ पे ये तमिलनाडु यहाँ तक है, ऊपर में केरल है, तो ये कोना जो छेका हुआ है ना ये तमिलनाडु है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, केरल ऊपर में है थोड़ा सा यहाँ पे, तो गलती मत कर। चलो भाई अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 आगे ना, फास्ट में अब लेके चलता हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, बिहार का पूछा है, तो कितने लोग आंसर टिक करोगे भाई। और ये एशिया की सबसे बड़ी है, एशिया महाद्वीप समझ रहे हो ना। हाँ जो लोग कांवर झील टिक कर रहे हो बेगूसराय जिला में है ना, तो आप कहिएगा सर हाँ ये कांवर झील है। कांवर झील कहाँ पे है, तो बिहार के बेगूसराय यहाँ पे है ना, खगड़िया बेगूसराय और यहीं पे कांवर झील है, ठीक है। तो ये कानवर लिखा है, ये कांवर होता है, कोई बात नहीं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। बिहार और उत्तर प्रदेश, क्या बोला है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाइएगा तो फिर गलत हो जाएगा। गंडक परियोजना है ना भाई, मैं पढ़ाया हूँ ना, बिहार की ज्योग्राफी बहुत कार्य से आपको मेरे भाई पढ़ना है। और यहीं पे गंडक परियोजना कहाँ पे है, गंडक नदी कहाँ पे जाता है, तो आप कहेंगे सर यहीं से गंडक नदी जाती है ना, और यहीं पे ये परियोजना है। तो प्रश्न ये ध्यान में रखना, क्या हो जाएगा, गंडक परियोजना, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश का भाग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ कितने लोग बता सकते हो, भारत के कितने राज्य गंगा द्रोणी का, गंगा द्रोणी जहाँ से गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी का लोकेशन भाई पता है ना आप लोगों को, बताया हो ना, गलती मत करिएगा। अब यहाँ पे मैपिंग पे देखिए, और ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहीं पे। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ये सब पढ़ाया हूँ डायग्राम से, तो इस तरह का क्वेश्चन। चलो ये गंगा नदी यहाँ से निकलती है भाई उत्तराखंड होते हुए यूपी बिहार वेस्ट बंगाल और यहाँ पे प्रवेश कर जाती है। अब देखो मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दिया हूँ, तो आप इसका आराम से बना भी सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और ये गंगा नदी का उद्गम स्थल आप सबको पता है, मैं बार बार बोला हूँ, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है भाई, यहाँ से है ना, ये मत टिक कर दीजिएगा चाइना वाला क्षेत्र, यहाँ से बहुत कार्य से पढ़ा। तो चलो ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग है, बता दो आराम से, आप काउंट भी कर सकते हो। हाँ जो लोग 11 टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है। ये कौन कौन सा राज्य है सर, तो देखो ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, है ना, मान लो कि मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, तो यहाँ से उत्तराखंड से निकलेगी इस तरीके से, हिमाचल प्रदेश होते हुए इस तरीके से यहाँ से, तो आप यहाँ पे लिख ही लीजिए। एक तो जाहिर सी बात है कहाँ पहले हो जाएगा, तो उत्तराखंड हो जाएगा, एक तो उत्तराखंड हो गया, बोल ही देता हूँ मैं, लिखूंगा नहीं टाइम लग जाएगा। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, है ना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बता ही दिया हूँ, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ये सब क्षेत्र में विस्तारित है। आप कहेंगे सर यहाँ पे कहाँ है, तो भाई इसका नदी है ना, दूसरी नदी यहाँ पे आके मिलती है इसमें। थ्योरी वाला क्लास में ये सब डिटेल में वित्त में पढ़ाया हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोर उद्योग पूछा है, कोर इंडस्ट्री क्या है भाई, बताओ। इस तरह का क्वेश्चन आता है, जो लोग कोर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कोर इंडस्ट्री में विद्युत भी आता है, कोयला भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, आंसर क्या होगा, सभी होगा। हाँ भैया सभी होगा, मैं भी बोल रहा हूँ वही आंसर होगा। भारत में प्रथम वर्ग के उद्योग को क्या कहते हैं, प्रथम वर्ग के उद्योग को कोर उद्योग कहा जाता है। भारत में संगठित उद्योग का विकास कब हुआ था, ये डेट पता है, 1854 ईस्वी में, ठीक। और सॉरी माफी चाहता हूँ, 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना इसमें क्या किया था, इस पर बहुत अच्छे से काम किया गया था, इस पर बल दिया गया था। आप कहेगा सर कोर उद्योग में क्या क्या आता है, तो देखो कोयला आता है, प्राकृतिक गैस आता है, कच्चा तेल आता है, रिफाइनरी आता है, स्टील आता है, उर्वरक आता है, सीमेंट आता है, विद्युत आता है, ये सब कोर उद्योग में आता है। तो ये आज के बाद गलती मत करिएगा कोर इंडस्ट्री में। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर, क्या है भाई, जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है किसे, कितने लोग टिक कर रहे हो, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जुड़वा नगर हम लोग किसे कहते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद, दोनों में बात लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भाई, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, बिल्कुल शुक्र को जो है हम लोग वीनस को क्या कहते हैं,
शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार। अब देखो देखो यही पे समस्या आता है ना, चीज़ों को अच्छे से नहीं करोगे ना फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अच्छे से करिए चीज़ों को। तो अच्छा, आंतरिक ग्रह की मैं बात कर लूँ तो मान लो कि ये सूर्य महाराज है। चलो यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे एक बार चर्चा कर लेता हूँ यार, है ना। मान लो कि आंतरिक ग्रह क्या कितना है सर, 4 है। कौन कौन सा है? तो आप कहेगा सर यहाँ पे बुध हो जाएगा, ठीक है। बुध के बाद यहाँ पे शुक्र हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हो भाई, है ना, शुक्र हो जाएगा। शुक्र के बाद कौन है सर? आप कहेंगे सर जहाँ पे हम लोग बसे हुए हैं, पृथ्वी, है ना, पृथ्वी। तो यहाँ पे लिख लो पृथ्वी, ये सब पढ़ाया हूँ। पृथ्वी के बाद कौन सा है सर? मंगल है ना। एक मिनट, मंगल है भाई, यहीं पे लिख लेता हूँ मंगल, ठीक है ना। यहाँ पे उल्का पिंड है, उसके बाद यहाँ पे बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह में कौन कौन सा है, कितने लोग बता सकते हो? तो आप कहेगा सर यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगा, है ना, बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद कौन है? शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। प्रश्न पूछता है, ये सब ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना। तो चूंकि हालांकि प्रश्न पूछा था कि इवनिंग स्टार, तो ये जो शुक्र आप देख पा रहे हो ना, इसे कहते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। सी अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई चंद्र ग्रहण होता है जब, कब होगा? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो आप कहेंगे सर सूर्य, पृथ्वी की बात करें ना, तो पृथ्वी क्या करता है, किसके बीच में आ जाएगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान कौन सा है? हाँ बिल्कुल, जो लोग आंसर उत्तरी ध्रुव जो लोग टिक कर रहे हो, है ना, देखो ध्रुव बहुत कायदे से मैं जब अक्षांश देशांतर पढ़ाया था, देखो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, अक्षांश रेखा पता होना चाहिए। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, एक मिनट, दक्षिणी ध्रुव है ये, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव वाला आंसर हो जाएगा। तो उत्तरी ध्रुव इज द राइट आंसर। पृथ्वी की यहाँ पे छत तो होना चाहिए ना, हाँ, पृथ्वी की छत स्थित है। आपको पता है कि तिब्बत का पठार है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछता है तो जाहिर सी बात आंसर क्या होगा? तिब्बत का पठार हो जाएगा। पृथ्वी का छत इसे कहा जाता है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तिब्बत का पठार, इसे पमीर का पठार भी कहते हैं। देखो भाई, पमीर का पठार का जो निर्माण है ना, ये अलग अलग देखा जाए तो आप देखेंगे तो पर्वत से मिलके हुआ है। खासतौर पे अगर आप देखेंगे तो काराकोरम श्रेणी, कुन्नुल हो गया, हिंदू कुश का श्रृंखला, ये सब के संगम से हुआ है। और मैं आपको बता दूं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पमीर का पठार है, जिसे विश्व का छत कहते हैं, जिसके ऊंचाई देखा जाए तो ये कितना है? 5000 मीटर है भाई। कहाँ पे है सर? इसका लोकेशन थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे मैप पे जाओगे, ये अपना प्यारा सा इंडिया है। चलो ये इंडिया है, सपोज दैट हम लोग बना लिए, और यहाँ से पमीर का पठार निकलेगा यहाँ से, है ना। तो ये इंडिया का छत भी है, आप देख सकते हो इस तरीके से पमीर का पठार। तो प्रश्न भर भर के यहाँ से पूछता है, जिसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर, क्या बोला है? हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि को जोड़ता है? अभी यही क्वेश्चन इसमें क्या कहते हैं, 71वीं बीपीएससी के प्री में पूछ लिया था, है ना। बताओ आंसर क्या होगा? बिल्कुल बॉब अल मंदीब हो जाएगा राइट आंसर, है ना। तो आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना, बब और मंदीब है जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, अदन को खाड़ी को जोड़ता है। ये जल मार्ग जो है ना, स्वेज नहर जलयान मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भूमध्य सागर को अरब सागर से अरब सागर के द्वारा हिंद महासागर से जोड़ता है। तो ये प्रश्न पूछता है, भर भर के ध्यान रखना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है ना। तो ये भी इसका आंसर डी हो जाएगा, साइबेरिया राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कायदे से मैं पढ़ा दिया हूँ, उसके बारे में देख लेना एक बार। अगला है भाई, एस्किमो निवासी है, कहाँ का है? कितने लोग बता सकते हैं एस्किमो? हाँ कनाडा है, ये कनाडा के रहने वाले है। एस्किमो का निवास क्षेत्र जो है ना, टुंड्रा प्रदेश, आपने जरूर सुना होगा। इसका विस्तार अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, उसमें है। और यह खासतौर पे मंगोलाइड प्रजाति के प्रकार है ना ये एस्किमो, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ पे होता है? कहवा सभी लोग जानते हो कहाँ पे हो रहा है इसका। हाँ जो लोग टिक कर रहे हो, ए ब्राज़ील, सही टिक कर रहे हो, ब्राज़ील आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील के बाद वियतनाम, उसके बाद कोलंबिया भी करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि ग्रेट बैरियर रीफ किस समीप स्थित है? बताइए कितने लोग इसका आंसर? हाँ ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, जो लोग टिक कर रहे हो सी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का इकाई है, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, तो जैसी सी बात है वाट है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितना होता है? कितने लोग बता सकते हो, है ना। तो है ना, ठीक 746 हो जाएगा, 746 वाट हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे आप आंसर देख पा रहे हो, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान को अधिक दूरी
मापने अधिक दूरी से मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है, अगर बहुत ज़्यादा तापमान होगा तब किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखो आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे कि दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? अरे 12 बजे में इतना धूप रहता है, इंद्रधनुष कहाँ से दिखाई देगा आपको? नहीं दिखाई देता है मेरे भाई, तो यह दिखता ही नहीं है ना, नहीं देख सकते हैं। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। भाई ये भी क्वेश्चन आप देखिएगा तो बीपीएससी में पूछ लिया गया था, है ना, 71वीं बीपीएससी में शायद यही क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन था, आप जाके देखिएगा, है ना। तो अब देखो टेस्ट से, अब मत बोलिएगा कि सर ये टेस्ट से नहीं, ये टेस्ट मैंने आपको पहले भी करवाया था और वहीं से ये क्वेश्चन उठाया हूँ, तो टेस्ट वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर डाला जाता है। समझ रहे हैं ना कि एग्जाम में टू द पॉइंट आने वाला। हाँ, तो भाई अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने के लिए गुजरने से रोकने के लिए, है ना। तो जैसे से बताया फ्यूज तार का काम ही है इसको रोकना भाई। आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। हाँ, सौर ऊर्जा है, बिल्कुल ये सौर ऊर्जा जो टिक की होगा सही किया। अगला क्वेश्चन है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसे हम लोग प्रेरण कहते हैं। अच्छा देखो, प्रेरण क्या होता है, चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप जाके देख लेना, डायग्राम से समझा दिया। एईडी वाला टेस्ट अगर आपने किया होगा ना, चारों के बारे में मैंने समझाया हूँ। प्रेरण क्या होता है, चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, डायग्राम से समझा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी टेस्ट करवा रहा हूँ करो अच्छा से। अगला क्वेश्चन है, उष्मा की कुंडली बनी होती है, जाहिर सी बात है किससे बना होगा? तो आप कहेंगे सर नाइक्रोन की बनी होती है, तो हमको पता है बचपन से ही। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। संघनन क्या है भाई? कितने लोग बता सकते हो? हाँ, संघनन क्या है? तो जाहिर सी बात है वाष्प का द्रव में कन्वर्ट करता है ये, है ना। वाष्प को द्रव में कन्वर्ट करना, बदलना संघनन कहलाता है। बेसिक से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है ना। जो एसी है जिसे आप लोग कहते हो ना, किस कारण से? हाँ, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो देखो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में है, 2 मिली घोल में 2.6 ग्राम विलेय, है ना, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर निकालोगे ना तो ये सबसे ज़्यादा निकल जाएगा यही, ठीक है ना। ये सबसे शांत होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग क्या करते हैं ना, कई बार एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को देखते नहीं है ना, दिमाग नहीं लगाते और क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, है ना। तो सबसे शांत यही होगा ना। देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 2 मिलीलीटर घोल में कितना मिलाया जा रहा है? विलेय है, तो आप यहाँ पे 2.6, है ना। इसमें देखो कितना है भाई, आप निकालोगे ना तो ये आपको साफ साफ यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को डाइस द्वारा समझाया गया। तो नील बोर का नाम सभी लोग जानते ही हो, इसका आंसर ये। अगला क्वेश्चन है भाई, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो, कॉपर जिंक निकेल, है ना। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकेल की मिश्र धातु है। अब देखो यहाँ पे होता ये है ना कि इसमें तांबा कितना है भाई, कॉपर कितना है, तो 60% है भाई। जिंक कितना है सर, 20% है। और निकेल कितना है, 20% है। ठीक है, प्रश्न पूछता है और ये याद रख लेना, रट लेना। जर्मन सिल्वर का कहानी यही है। जर्मन सिल्वर क्या है, मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्रण है सर? यहाँ पे कॉपर है, जिंक है, और क्या है, आप कहेंगे सर निकेल है। कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं, है ना। ये प्रश्न पूछता है, कई बार हिंदी में दे देता है। जिंक को जस्ता कहते हैं और निकेल को निकेल ही कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, याद रख लीजिएगा। CuZnNi से मिलकर जर्मन सिल्वर बनता है। इसका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सी का आप देखो ना, सी का ज़्यादा रख लेना, जिंक और निकेल 40-20% है, इस तरीके। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है भाई, बताओ पीतल मिश्र धातु किसका है? वही क्वेश्चन आ गया था अपनी सर, तांबा और जस्ता का है, ठीक है। तो देखो तांबा और जस्ता, ये सब क्वेश्चन ना पूछता है, तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का, सी हो जाएगा तांबा और जस्ता का। आप कहिएगा सर इसमें तांबा और जस्ता मतलब कि तांबा और जिंक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है। तो पीतल एक जो है मिश्र धातु है, यह तांबा और जिंक, जिंक मतलब जस्ता का जो है ये धातुओं का मिश्रण है। पीतल में देखा जाए तो तांबा कितना रहता है भाई? तो तांबा, एक मिनट, इसमें तांबा रहता है मेरे भाई, तांबा जो रहता है फ्रेंड्स लगभग 60-70% रहता है। और जिंक की बात कर ले, जिंक कितना रहता है भाई, यहाँ पे देख लो, तो जिंक रहता है लगभग 30 से 40%, है ना, जिंक रहता है। ये प्रश्न पूछता है इस तरह का। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाता है? बताओ। आप प्याज कभी छिले होंगे तो पता ही होगा, था ना, सल्फाइड होता है इसमें, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है ना। हाँ, इसमें तो डेफिनेटली आप सभी लोग जवाब दिए हो, बिल्कुल भी, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं ना, तो बी होगा भाई, नाइट्रिक नहीं होगा, नाइट्रस होगा, नाइट्रस, बी इज द राइट आंसर। नॉन स्टिक
कुकिंग बर्तन में जो है निम्नलिखित में से किसकी मतलब कि लेप चढ़ाया जाता है? तो जाहिर सी बात है किसका चढ़ाया जाता है, और ये भी क्वेश्चन पूछता है टेफ्लॉन का। हाँ, डी होगा, टेफ्लॉन इज द राइट आंसर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय, क्या है? तो आप कहेंगे सर हाँ, ये कार्बन का एक अपरूप है। तो देखो, दिखता है, ये आंसर दिखता है आपको। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो जो लोग टिक कर रहे हो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, सही टिक कर रहे हो। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। बाकी डिटेल में मैं फ्रेंड्स लिख दिया हूँ, तो ध्यान रख लेना आप लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो PDF देता हूँ ना, प्रिंट आउट करवा के फाइनली आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम ऑक्साइड की बात कर ले फ्रेंड्स। पोटेशियम ऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यौगिक K2O का सही नाम क्या है? हाँ, ये तो मैं आपको बोल ही दिया था, K2O पोटेशियम और ऑक्साइड पर बोल दिया हूँ, कोई बात नहीं। चलो इसका आंसर मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में? भाई कालीबंगन के बारे में पूछा है, बताइए भाई साहब, कहाँ पे होगा कालीबंगन? आप कहेंगे सर कालीबंगन आपने डायग्राम बता दिया, आपने पहले भी पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से। हाँ भाई पढ़ाया हूँ, राजस्थान में, ठीक है। चलो ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? तो अच्छा क्वेश्चन, और धर्मशास्त्रों के समय, तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है कि सांची की विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है। आसान सा क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली ये मौर्य काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग है, क्या है भाई योजना आयोग? कितने लोग बता सकते हो योजना आयोग क्या है मेरे भाई? बिल्कुल, जो लोग से टिक कर रहे हो, यह जो है असंवैधानिक निकाय है। इसका गठन कितने कितने लोग बता सकते हो कब किया गया था? हाँ, 1 जनवरी 2015 को। ये सब बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, पोटोमीटर का जो उपयोग होता है किस चीज़ को मापने के लिए? पोटोमीटर का, है ना? तो डेफिनेटली पोटोमीटर का जो उपयोग होगा ये श्वेत मापने के लिए, है ना? श्वेत 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 समझ रहे हो ना? वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पेड़ पौधे की मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रक्त, कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है ना? कितने लोग बता सकते हैं भैया? हाँ बताइए। 5-1 का, जो लोग डी टिक कर रहे हो सही, पैराथायराइड हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन है पाया जाता है? बिल्कुल बी हो जाएगा। कोबाल्ट होगा मेरे भाई, कोबाल्ट होगा। नहीं, कोबाल्ट नहीं होगा, मैग्नीशियम होगा, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। यह खनिज लवण उत्तकों का निर्माण और पौधों की सारी क्रियाओं को प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, आमाशय रस में मुख्यतः स्रोत होता है? आमाशय रस में मुख्यतः होता है, क्या होगा आमाशय रस में? कितने लोग सही टिक कर पा रहे हो? 53 का, बिल्कुल सी हो जाएगा, है ना? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एक वयस्क मनुष्य में के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है? ये भी करवा चुका हूँ पहले भी, सी हो जाएगा 1350। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? इंसुलिन का स्रावन कौन करेगा भाई? हाँ, जो लोग ये टिक कर रहे हो, अग्नाशय करता है, पेन क्रियाज करता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा हम लोग, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे फास्ट में लेके जा रहा हूँ। ब्रोमीन होती है भाई, बिल्कुल ब्रोमीन जो है लाल द्रव है, ब्रोमीन होती है, ये लाल द्रव है। अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में 5-7, हाँ रेडॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? हाँ बी हो जाएगा, जो लोग बी टिक कर रहे हैं, है ना? बी हो जाएगा इसमें, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। देखो ये प्रश्न पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा 5-8 का। अपमार्जन क्या है? डिटर्जेंट, सभी को पता है भाई क्या है ये, तो बिल्कुल आप कहेंगे सर यह जो है शोधन अभी करता है। अगला क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस क्या होती है? कौन सा होगा? अभी ये शायद क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला ये बहुलकी पदार्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? तो ये कैवलर होता है, डी होगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः निम्न होती है? इसमें से गोबर गैस में मीथेन, जाहिर सी बात है, सभी लोग पढ़ते हो बचपन से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल होता है? 63 का, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आंसर क्या होगा? कितने लोग बता सकते हो? चलो ऑप्शन देख लो यहाँ पे लो। हाँ, इसमें केशिका क्रिया का प्रभाव होता है ना। अगला क्वेश्चन है, पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह काम करता है? 64 का, बिल्कुल ये अवतल लेंस, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है, बिल्कुल ये
यूरेनियम से, क्या यूरेनियम से किया जाता है? बिल्कुल भाई, यूरेनियम एक दुर्लभ तत्व है, यह प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया नहीं जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। इस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः इसके अयस्क पिंच ब्लेड से किया जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उपग्रह सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, किस लिए करते हैं? जाहिर सी बात है, टेलीविजन के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? 67 का बिल्कुल बी हो जाएगा भाई, समुद्र की जो है विभिन्न सतहों के तापांतर के कारण। अगला क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, किसका है भाई? हाँ बिल्कुल डी, जो नाइट्रोजन। जाहिर सी बात है, वातावरण में 78% के आसपास में है, बहुत कायदे से। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगा? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा भाई? बिल्कुल सी हो जाएगा, है ना। इसमें जो है कोई बदलाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? मैं बोला हूँ अधिकतम 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 4 डिग्री सेल्सियस पर, बिल्कुल सही है मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी स्थित है, कहाँ पे स्थित है बताइए? सभी को पता है, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है भाई, पारादीप अवस्थित है। फ्रेंड्स ये उड़ीसा राज्य में है, बहुत कायदे से इसके बारे में भी मैं पढ़ाया हूँ। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री, मैं बोला हूँ दक्षिणी गंगोत्री। जो लोग टिक कर रहे हो सी, बिल्कुल ये अंटार्कटिका। देखिए दक्षिण गंगोत्री की बात कर लें तो अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो भारत सरकार द्वारा विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए या फिर बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1900, ये थोड़ा सा डेट पूछ लेता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये 1983-84 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में अस्तित्व इसका नहीं है ना, तो ये प्रश्न पूछ लेता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बोडो निवासी है, तो कितने लोग बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये गारो पहाड़ी में स्थित है। ये द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा किससे? 75 का बिल्कुल, ये जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है भाई। निम्न में नकदी फसल कौन सी नहीं है पूछा है? बिल्कुल सी, ज्वार नहीं है, बाकी आप सबको पता है कि जूट हो गया, मूंगफली गन्ना ये है। अगला क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को नाम से ही पता चल रहा होगा किसके नज़दीक होगा, है ना, टाटा नगर। अगला क्वेश्चन, भारत में कोर उद्योग, अब देखो आप सबको बताइए, कोर उद्योग में मैं अभी बताया था ना, मैंने रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये सब आ जाता है, विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के जो है किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है? भिलाई कहाँ पे है भाई, कितने लोग बता सकते हो? अरे भिलाई सबको पता है ना, छत्तीसगढ़ में है, तो देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी आंसर में होगा, छत्तीसगढ़ है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में स्टील उत्पादन केंद्र डाइस है, कहाँ पे है? ये पूछा है, हाँ बिल्कुल डी हो जाएगा, राउरकेला। किस नदी बेसिन में अधिक खनिज पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, तो दामोदर, जो कि छोटा नागपुर के पठार से होते हुए निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिपीट है, कोई बात नहीं, तो ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, 82 का सी, ये ऑस्ट्रेलिया। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति, अब ये 2001 क्यों पूछे हैं? 11 पूछता है भाई, कभी कभी ना इसका दिमाग घूमता है तो पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पे पूछ दिया, ठीक है, बताओ। बिल्कुल बी हो जाएगा, 324 है, और 2011 का जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो ये 382 है, ठीक है ना। 382 पर प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति है, 2001 के अनुसार 324 था, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अम्ल वर्षा का घटक है, कितने लोग बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो लोग डी टिक कर रहे हैं, ये H2 है भाई, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सी, बी और सी दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सॉरी सी नहीं होगा भाई, ये HNO3 और ये दोनों हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ जीवन रहता है उस जगह को क्या कहते हैं? तो भाई आवास कहते हैं ना, 85 का आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट है भाई, योजना आयोग एक क्या है? तो आप सबको पता, संवैधानिक निकाय है, सी हो जाएगा। इसमें ना कई सारे क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं, अगले बार से ऐसा नहीं होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर दिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 की जो है नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था भाई 88 का, बताओ। बिल्कुल डी, इनमें से सभी हो जाएगा, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। नेक्स्ट है भाई, इतना इनका। व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी हुई होती है, तो तृतीय क्षेत्र को में क्या रखा जाता है? ये होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्यापक तौर पे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है, तो तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? ये होना चाहिए ना, तो जैसे तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इसे हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था?
ये पूछ रहा है 90 का। सिंदरी, सिंदरी सभी लोग आप सबको पता है, सिंदरी जो बिहार में है। अगला क्वेश्चन है रिपो रेट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपो रेट क्या होता है, कितने लोग बता सकते हो भाई, देखते हैं। हाँ, ब्याज दर जिस पर भारतीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगते हैं, बिल्कुल सही है। रिपो रेट पे ही कोई बैंक जो आरबीआई से उधार लेता है ना, तो इसी रेट पर। बैंक दर का आशय क्या है, बिल्कुल यहाँ पे केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। चलो, नाबार्ड उधार देता है। हाँ, ये भी सही, जो लोग सी टिक कर रहे हो सही, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैसे गोंद का संबंध, अच्छा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप लोग बना लीजिएगा। 94 का आंसर डी हो जाएगा, मैं बता ही देता हूँ। 95 का, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 95 का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सी लिख देता हूँ, सी इसका आंसर हो जाएगा, बनाइएगा आप लोग जरूर। 96 का बी हो जाएगा, और 97 का भी बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ना, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है, तो जाहिर से संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। आसान सा क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है। सर्वनाम, अच्छा इसका ये समूहवाचक हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो ये जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है बोलेगा इनमें से कौन सा है। अच्छा, 97 का क्या पूछा है कि संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। देखो भाई, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। 96 का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये बी हो जाएगा, और 95 का भी, 95 का सी हो जाएगा, ठीक है, मैं मेंशन कर दिया हूँ। निम्न में से शुद्ध वाक्य नहीं है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते ही हैं। 98 वाला क्या हो जाएगा भाई, सर्वनाम शब्द कौन सा है 98 का, तो जाहिर सी बात है ये कुछ जो है ये सर्वनाम है। अगला जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो देखने से ही पता चल रहा होगा यहाँ पे आपको, वो किसी गुरु के पैर में गिर पड़ा, जो कि आपको साफ साफ गलत दिख रहा है, बाकी ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है, आपके अगर करंट अफेयर्स में नहीं लिए हैं भाई लूँगा, अब ये फर्स्ट पहला टेस्ट था, इतना समझिए, अगली टेस्ट से करंट अफेयर्स भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, आनाकानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा क्या होगा, आप कहेंगे सर टाल मटोल करना। तो इसमें 100 क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन, जाहिर सी बात है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा कि 100 में आपने कितने सही किए हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन रिपीट था, कोई बात नहीं, आपके लिए और अच्छा है, और वही क्वेश्चन रिपीट है जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो इसका PDF मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम सभी लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो भाई, देखो अभी आपका AEDO का जो टेस्ट चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा, GS का भी, और जो जनरल एप्टीट्यूड का है, मैथ और रीजनिंग का, वो दोनों साथ में। दरोगा का टेस्ट भी चलेगा, दरोगा का सेक्शनल टेस्ट भी होगा, सब कुछ। सीजन 4 का भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो इसलिए एकदम पूरे तरीके से जुड़ जाइए, और जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो आ सकते हो, बहुत नॉमिनल फी है, सारे सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना भी है ना। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।